नमस्ते बच्चों। प्रश्नावली 28 के छूटे हुए अंश को आज मैं पूर्ण कर रही हूँ और इसमें हमने कल लिया था महाकवि सूरदास के जीवन परिचय को। मैं इस जीवन परिचय को अब इस भाग में पूर्ण करूँगी और इसमें हम उनका साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम उनकी भाषा शैली को, उनकी रचनाओं को, उनके रस प्रयोग इत्यादि को देखेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस जीवन परिचय में मैंने जहाँ जहाँ ब्लैक पेन से अंडरलाइन की है, आप बिल्कुल वैसी ही अंडरलाइन करें। बोर्ड के पेपर में आपको अब हाइलाइटर नहीं ले जाने दिया जाता, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो जीवन परिचय में आए हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें ब्लैक कलर से लिखें और उन्हें अंडरलाइन ज़रूर करें। बच्चों, जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को आरंभ से ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर महाकवि सूरदास के जीवन परिचय को हम ले रहे हैं। ये 5 अंक में आएगा और इसकी पहले जो पॉइंट है वो भूमिका है, दूसरा पॉइंट जीवन परिचय है, तीसरी जो है उनका गुरु दीक्षा है कि वो किसके शिष्य थे। इसके पश्चात हमने उनकी मृत्यु के सन को इंडिकेट किया है और अब हम साहित्यिक परिचय पर आते हैं। साहित्यिक परिचय में मैंने जो दिया है भाव पक्ष हम उसका बोलते हैं। तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत महाकवि सूरदास के साहित्य में निहित भाव पक्ष का परिचय प्राप्त होता है और उसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम उनकी रचनाओं को देखते हैं। वैसे तो महाकवि सूरदास की 25 रचनाओं का विवरण विभिन्न प्राचीन वार्ता साहित्य में और अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है, किंतु उनके केवल 3 ही ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं और उसमें जो उनकी पहली रचना है और सबसे महत्वपूर्ण भी है वह है सूरसागर। सूरसागर में 1.25 लाख पदों का संग्रह है, लेकिन अभी 1.25 लाख पद उनके प्राप्त नहीं होते हैं। और नंबर 2 विशेषता इस ग्रंथ की यह है कि यह एक गीति काव्य है। आपने देखा होगा कि मैंने इन पॉइंट्स को ब्लैक कलर पेन से लिखा है और दोनों ही पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन भी किया है। अंडरलाइन करने का मतलब है महत्वपूर्ण पॉइंट के नीचे लाइन खींच देना। दूसरी रचना है सूर सारावली। सूर सारावली में भी मैंने 2 पॉइंट ही लिए हैं और इसका पहला पॉइंट है कि इसमें 1107 छंद प्राप्त होते हैं और यह सूरदास की सबसे प्रामाणिक रचना भी मानी जाती है। तीसरी जो उनकी रचना है वह है साहित्य लहरी। यह जो रचना है इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है और दूसरा इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है और इस पुस्तक में उन्होंने नायिकाओं के विभिन्न प्रकारों एवं अलंकारों की विवेचना भी की है। इसके पश्चात हम आते हैं भाषा शैली पर। तो अब हम यहाँ देखेंगे महाकवि सूरदास भक्ति काल से लेकर वर्तमान समय तक ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि के पद पर हैं। इनके साहित्य में प्रयुक्त लोक प्रचलित ब्रज भाषा साहित्यिक गुणों से परिपूर्ण, चित्रात्मक, मधुर, सहज एवं सजीवता से परिपूर्ण है। यहाँ पर जो ब्रज भाषा के गुणों के विषय में मैं लिख रही हूँ तो चित्रात्मक, यानी कि जब वो लिखते हैं तो बिल्कुल जैसे कोई पिक्चर चल रही हो वैसा भाव आ जाता है पदों में उनके। मधुरता, भाषा में मधुरता इतनी है कि बहुत आनंद आता है पढ़ने के पश्चात। सहज है, मतलब कोई आडंबर नहीं है, सजीव है, ऐसा लगता है मानो बिल्कुल अभी सब कुछ हमारे सम्मुख ही घट रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन भी दी है, ब्रज भाषा का ऐसा कुशल चित्रकार दूसरा कोई कवि न हो सका। मैं भी सजीवता, मधुरता और चित्रात्मकता की बात कर रही थी, तो हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, हमें ये इस जीवन परिचय में जरूर देना है कि जसुमती हरि पालनो झुलावे, हलरावे डुलरावे, जोई सोई कछु गावे, कभी पलक हरि मूंद लेत, कबहु अदर फरकावे। आप इसका अर्थ समझेंगे तो इस सजीवता, मधुरता और चित्रात्मकता की बात को जान लेंगे कि यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण की माता हैं, छोटे हैं कृष्ण, नन्हे से कृष्ण हैं, तो वो उन्हें पालने में सुलाने का प्रयास कर रही है, तो बार बार वो पालना झुला रही है और जैसे बच्चे को सुलाते समय माताएं लोरी गाती हैं,
कि हल रावे, हिला रही हैं पालने को, डुल रावे, बार बार थपकी लगा रही हैं, जो ही सोई कुछ गावे, कभी कभी कुछ गा रही हैं, सो जा बाबू, सो जा, ये वो। तो जब वो गाते गाते थक जाती हैं या भूल जाती हैं और रुक जाती हैं गाते हुए, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एकदम नन्हे से तो हैं ही, तो आँख खोलकर देखते हैं और रोने से का मुंह बना लेते हैं। कभी पलक हरी मूंद लेत, कबहू अदर फरकावे। तो ये जो उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको दिया है, ये ब्रज भाषा के लिए, उसकी सजीवता के लिए, उसकी मधुरता के लिए, इससे बेस्ट उदाहरण, इससे आसान उदाहरण आप इस जीवन परिचय के लिए कोई और नहीं दे सकते, और आप स्पष्ट कर देंगे सुर की लैंग्वेज को। इसके पश्चात हम उनके रस प्रयोग पर आते हैं कि उन्होंने अपने साहित्य में किन रसों का प्रयोग किया। तो महाकवि सूरदास वात्सल्य रस सम्राट है। मैंने उन्हें किसने वात्सल्य रस सम्राट कहा है ये भी इंडिकेट किया है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा में उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। तो ये भी इंडिकेट कर दिया है रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु उन्होंने अन्य रसों जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस का भी अप्रतिम उपयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो जब हम वियोग श्रृंगार को देखते हैं उनकी रचनाओं में कहाँ आता है, तो उद्धव शतक, उद्धव प्रसंग में, यानी कि भ्रमर गीत सार में, उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से उनके मित्र उद्धव वापस लौटकर गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, तो तब उन्होंने वियोग श्रृंगार रस का अप्रतिम चित्रण भ्रमर गीत सार में किया है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें इंडिकेट करते चलेंगे अपने रजिस्टर में। और यदि हमें जानकारी होती है किसी विषय की कि ये लाइनें क्यों लिखी जा रही हैं, क्यों इनका क्या महत्व है जीवन परिचय में, तो जब बच्चा ये बात समझ लेता है तो वो बहुत तेज़ी से अपने जीवन परिचय को कंप्लीट करता है। लास्ट का जो पॉइंट है हमारा वो है हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है। तो पॉइंट लिख दिया है। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, ये जितना भी होगा पोर्शन हिंदी साहित्य के स्थान का, ये टोटल आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण काव्य धारा के, यानी कि भक्ति काल में जो कृष्ण काव्य धारा आरंभ हुई, वो उसके जो जनक हैं, उसके जो प्रस्तुत करता हैं वो महाकवि सूरदास हैं। तो प्रतिनिधि कवि हैं। वात्सल्य रस सम्राट अर्थात बालपन का जैसा चित्रण उनके काव्य में मिलता है वैसा कहीं अन्य देखने को ही नहीं मिलता, तो इसलिए उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा गया है। भक्त शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि हैं सूर और तुलसी दोनों। हिंदी साहित्य जगत में किस स्थान पर प्रतिष्ठित हैं वह इस पद से स्पष्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके लिए तैयार किया है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, आधुनिक कवि खद्योत सम, जह तहाँ करत प्रकाश। यहाँ पर सूर सूर्य के समान है, तुलसीदास शशि चंद्रमा के समान है, उड़गन जो है वो तारे के समान केशवदास है हिंदी साहित्य जगत में, और जो आधुनिक काल के कवि हैं वो खद्योत सम है, यानी कि जुगनू की तरह, जिसे हम पटबीजना भी कहते हैं ग्रामीण भाषा में, जो रात को चमकता है। जह तह करत प्रकाश, बस वो इतनी रोशनी लेकर आए हैं काव्य के लिए कि बस जुगनू के जितनी उनकी रोशनी जहाँ जहाँ टिमटिमाते फिरते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने आज अपना जीवन परिचय महाकवि सूरदास का पूर्ण किया है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, पर ये बड़ा बिल्कुल नहीं है। जब आप धारा प्रवाह लिखते हैं, आपको चीज़ें याद होती हैं, तो कम से कम 2.5 पेज का जीवन परिचय आपको 5 अंक दिलाता है। और यदि आप इस तरीके से अपने जीवन परिचय को तैयार करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपका आधा नंबर भी इसमें कट जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अपनी कॉपी में ऐड करेंगे, इसे समझेंगे और परीक्षा में 5 में से 5 अंक आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य लोगों को भी बताएं कि मेरा चैनल आपको हिंदी पढ़ा रहा है। कल मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास की जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।